हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनके रिमेनिंग पोर्शन। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट स्लैट के एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये है बुक है पेपर 1 से रिलेटेड, जिसमें आपको मिलेगा 2017 से लेकर 2022 तक नॉर्थ ईस्ट स्लैट के जो क्वेश्चन पेपर हैं विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये है सेकेंड पेपर से रिलेटेड जो एडुकेशन है, एंड यहाँ पे भी आपको 2017 से लेकर 2022 तक क्वेश्चन पेपर विथ ऑफिशियल आंसर की एंड हिंट्स आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों बुक अमेजोन पे अवेलेबल है। एंड अगर आप नेट एग्ज़ाम भी देने वाले हो एंड अदर स्टेट के सेट एग्ज़ाम देने वाले हो तब भी आप ये स्पेशली एजुकेशन वाला बुक ले सकते हो, क्योंकि नेट एंड सेट का सिलेबस सेम ही है। एंड आप यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको MCQ के तरह प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तब फायदा होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है क्रैक NTA UGC NET JRF इन एडुकेशन। ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तब मेरे क्लासेस के जो भी अपडेट्स होते हैं टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन 2022 के। आज ये पार्ट 8 है, जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप एक बार गो थ्रू कर लेना अगर आपने देखा नहीं है तो। ठीक है, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। द टर्म UNCRPD इज एसोसिएटेड विथ। तो ये जो UNCRPD के बारे में हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने यूनिट 10 के A पोर्शन में पढ़ा था। एंड यहाँ पे इनका फुल फॉर्म पूछा है। तो फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ठीक है, देखो फुल फॉर्म पूछने से वो जैसे है वैसे बोलना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये नंबर 2 पे देखो, यहाँ पे सब कुछ, अच्छा ये कन्फेडरेशन दिया और ये पीपल दिया। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए? कन्वेंशन होगा। कन्वेंशन का मीनिंग होता है ट्रीटी, डॉक्यूमेंट ऑन द, मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिसेबल पीपल के लिए है। ठीक है, डिसेबल पीपल को हर तरीके का राइट मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए UNCRPD है। ठीक है, ये इंटरनेशनल बेसिस पे है। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ICF फ्रेमवर्क भी हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट 10 के B पोर्शन में। तो ये भी डिसेबल पीपल से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है, डिज़ाइन है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। तो ये किसने दिया है, ये पूछा है। ठीक है, तो ये किसने दिया है? यस, वेरी गुड, ये WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। और देखो ICF कौन से ईयर में आया था? ICF आया था 2001 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले इनका नाम अलग था। क्या था? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हम लोगों ने पढ़ा था क्या था एंड कौन से ईयर में आया था वो भी बताओ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, बच्चों के अंदर जो भी स्किल डेवलप करवाना हम चाहते हैं, है ना, वो स्किल प्रॉपर तरीके से डेवलप हुआ कि नहीं वो हम असेस करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। तो फिर यहाँ पे आप एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, नहीं तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उनको रिमूव कर सकते हो पहले। जैसे कि देखो यहाँ पे C वाला स्टेटमेंट में दिया गया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को मतलब यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए बोला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, हम अपने अकॉर्डिंग अप्रोचेस, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टूल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो C वाला स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया, तो C को हम हटाएंगे, C को हटाएंगे तो 2 ऑप्शन रह जाता है, दोनों में A एंड B दोनों में है। तो आपको D देखना है, D होगा या नहीं। D में क्या बोला कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जो है दैट शुड बी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, वो फेयर होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मतलब ऐसा है जैसे कि मानो आप किसी स्टूडेंट के अंदर राइटिंग स्किल को देखना चाहते हो। ठीक है, राइटिंग स्किल उनके अंदर डेवलप हुआ कि नहीं वो आप देखना चाहते हो। तो फिर आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या क्या देखोगे। तो आप मानो कि आपको देखना है कि उनका हैंड राइटिंग अच्छा हुआ कि नहीं, उनका जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है कि नहीं। ठीक है, और फिर कितना स्पीडीली वो लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ और भी बहुत कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं। तो मानो कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये सब कुछ आपको देखना है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप बोलोगे कि हाँ उनके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हो गया। ठीक है, तो राइटिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ये है कि
जो भी स्किल आपको देखना है, ठीक है, तो वो अगर आप देखोगे तो आपके लिए जो मीनिंग है सबके लिए सेम ही मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो राइटिंग स्किल बोलने से आपको जो समझ में आ रहा है सबको वही समझ में आना चाहिए, और मेजर करने का जो वो है तभी क्या होगा, तभी उसको ऑब्जेक्टिव बोला जाता है। अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, ठीक है, राइटिंग स्किल का मीनिंग आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, ऐसा अगर होगा तो वो सब्जेक्टिव होगा। तो सब्जेक्टिव होगा तो हम अगर कोई पर्सन बोलेंगे कि हाँ इनके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हो गया, मानो कि उन्होंने जो देख के राइटिंग स्किल डेवलप हो गया बोला, अगर आपके हिसाब से राइटिंग स्किल से रिलेटेड वो सब कुछ कंपोनेंट नहीं है तो आप तो नहीं मानोगे ना कि इनके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट क्या है, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ए, बी एंड डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये मैचिंग टाइप के क्वेश्चन है, इजी है वैसे। ऑरल इम्पेयरमेंट, तो ऑरल इम्पेयरमेंट में क्या होगा, ऑरल इम्पेयरमेंट आपका हो गया हियरिंग एड, मतलब कौन से इम्पेयरमेंट में किस टाइप का एड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑरल में क्या होगा, हम हियरिंग एड मतलब सुनने में प्रॉब्लम होगा उनका, तो सुनने में हेल्प होने के लिए हम हियरिंग एड्स यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हो गया स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़। स्केलेटल मतलब वैसे आपका आंसर एक ही से आ जाते हैं, और सॉरी ए के साथ 3 वाला 2 स्टेटमेंट है वैसे, तो बी के साथ देख लो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़। स्केलेटल मतलब पूरा आपका बॉडी का जो वो होता है ना, आपको पता है बोन, पूरा बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर है। तो स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ होने से क्या होगा, वो उनका फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आ जाएगा। तो इन दैट केस हम लोग व्हील चेयर यूज़ करेंगे, है ना, जिनके अंदर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ है कभी कभी उनके लिए व्हील चेयर यूज़ करना होता है। तो ये वाला 8 स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ लिंक होगा। फिर ऑक्यूलर जो होता है वो विजुअल, ऑक्यूलर इम्पेयरमेंट मतलब देखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसके लिए क्या होता है, वाइट केन्स क्या होता है, टूल होते हैं जो ब्लाइंड लोग या फिर जिनको प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता है, ठीक है, स्टिक जैसा होता है, वो लोग यूज़ करते हैं चलने में, फिर ईजी होता है उनका, आप लोगों ने देखा होगा स्टिक जो वो लोग यूज़ करते हैं। फिर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट जिनको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्ड को प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इन सब से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके लिए कम्युनिकेशन बोर्ड बोल के जो टूल है वो टूल हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अलग अलग थ्योरी दिया हुआ है। एक है क्लासिकल लिबरल थ्योरी। आप लोग देखो इस टाइप का थ्योरी दिया है, क्लासिकल लिबरल थ्योरी, देन मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी, देन नेशनलिस्ट टोटलिटेरियन थ्योरी एंड प्रोग्रेसिव लिबरल थ्योरी, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको मेन फोकस क्या है, मतलब ये बोलना है कि क्लासिकल लिबरल थ्योरी का मेन फोकस क्या है। तो क्लासिकल लिबरल थ्योरी जो होता है, लिबरल मतलब क्या है, लिबरल मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्रीडम, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो थ्योरी है इनका मेन फोकस है इंडिविजुअलिज्म, मतलब हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं, और इनका मेन गोल होता है जनरल वेलफेयर, सबका मतलब ओवरऑल वेलफेयर ये चाहते हैं, ठीक है। और मार्क्सिस्ट सोशल, वैसे आप जब एग्जाम में करोगे ना तो थोड़ा की पॉइंट देख के किया करो तो आपका जल्दी होगा। जैसे मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट थ्योरी, तो इनका सोशलिस्ट वर्ड से यहाँ पे भी आ जाते हैं सोशलिस्ट, है ना, तो फिर ये वाला हो जाएगा कि प्रोपागेशन ऑफ सोशलिस्ट कंसेप्शन ऑफ स्टेट। तो मार्क्स का जो ये सोशलिस्ट थ्योरी है, ये थ्योरी क्या कहते हैं, एक्चुअली ये थ्योरी किसके साथ रिलेटेड है, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स और इकोनॉमिक डिमांड्स, ठीक है, ह्यूमन नीड सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड है और इकोनॉमिक डिमांड्स के साथ रिलेटेड है। देयरफॉर द मार्क्सिस्ट प्रोडक्शन, अच्छा ये थ्योरी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, अभी आप लोग इतना ही जान लो। वैसे भी आपका आंसर आ चुका है, बी के साथ 3 वाला एक ही ऑप्शन है, तो उसी हिसाब से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। बाकी आप लोग देख लेना। नेशनलिस्ट टोटलिटेरियन थ्योरी, तो नेशनलिस्ट टोटलिटेरियन, टोटलिटी मतलब ये क्या करेंगे, इनका मेन फोकस क्या होगा, इनका मेन फोकस होगा सुप्रीमेसी ऑफ द स्टेट। तो टोटलिटेरियन क्या है, टोटलिटेरियन एक गवर्नमेंट का एक फॉर्म है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
एंड द पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, दैट अटेम्प्ट्स टू assert टोटल कंट्रोल ओवर द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। मतलब उस पर्टिकुलर नेशन में जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर एक कंट्रोल रखना, ये मेन फोकस है नेशनलिस्ट टोटलिटेरियन थ्योरी का। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव लिबरल थ्योरी। प्रोग्रेसिव लिबरल थ्योरी क्या करें, प्रोग्रेस पे फोकस करेंगे। तो इसका मेन फोकस क्या है, इनका मेन फोकस है कि इनका ये मानना है कि स्टेट इज़ अ प्रोमोटर ऑफ सोशल वेलफेयर। स्टेट जो है वो प्रोमोट करते हैं, ठीक है, स्टेट ही प्रमोट करते हैं हम लोग के सोसाइटी का जो वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करेंगे हम लोग के स्टेट, ठीक है। और इंडिविजुअल राइट, हर एक इंडिविजुअल का जो राइट है, हम लोग का सबके कुछ राइट्स है ना, उन राइट्स को भी प्रोटेक्ट करेंगे स्टेट, ठीक है। तो ये किसका मानना है, ये मानना है प्रोग्रेसिव लिबरल थ्योरी का। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटीई। एनसीटीई रेगुलेटरी बॉडी कब बना था, रेगुलेटरी बॉडी कब बना था? वैसे तो ये आया था 1973 में, है ना, और 1993 में इनका एक्ट आया था, एनसीटीई का एक्ट आ गया था 1993 में। उस एक्ट के अकॉर्डिंग 95 में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बने थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु रिजेक्टेड द आइडियाज ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस एज सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का मीनिंग बहुत लोगों ने, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से इनका मीनिंग दिया है। तो किसी ने बोला है कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड, किसी ने बोला है साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस के साथ रिलेटेड है। लेकिन ये कौन है, कौन से साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने साइकोलॉजी को माइंड या कॉन्शियसनेस बोल के नहीं माना है? तो वो है कौन, वो है वाटसन। यस, तो वाटसन ने क्या माना है, वाटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी क्या है? वाटसन के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। उनका मानना ये है कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी उसके साथ ही डील करते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर जो है साइकोलॉजी उसके साथ ही डील करेंगे, ठीक है। उनका मानना ये है कि माइंड या कॉन्शियसनेस ये सब कुछ ऑब्जर्वेबल नहीं होता है ना, तो इसीलिए ये सब कुछ साइकोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसी के साथ रिलेटेड है साइकोलॉजी। देन बंड्यूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन। बंड्यूरा का जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो कौन कौन से थ्योरी के बीच एक कनेक्शन बताते हैं? तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, डिस्कस भी किया है। वैसे भी आज से 3-4 डेज़ पहले मैंने बंड्यूरा का जो रिवीजन क्लास दिया है आप लोगों को, उसमें भी ये मेंशन है कि इस बंड्यूरा का जो थ्योरी है वो पहले सोशल लर्निंग थ्योरी था, बाद में वो सोशल कॉग्निशन थ्योरी में बदला गया, ठीक है। तो फिर वैसे हम लोग इनके थ्योरी को बिहेवियरिज्म में ही पढ़ते हैं, बिहेवियरिज्म में पढ़ते हैं। लेकिन बाद में इनके थ्योरी को कॉग्निशन थ्योरी बोला गया, सोशल कॉग्निशन थ्योरी बोला गया। फिर भी हम इनके थ्योरी बिहेवियरिज्म में ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो दिस थ्योरी इज़ कंसिडर्ड एज द ब्रिज बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिविज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं लर्निंग का मीनिंग क्या है। तो लर्निंग का मीनिंग है चेंज ऑफ बिहेवियर, बिल्कुल ठीक बोला, ठीक है। और लर्निंग जितना ज़्यादा मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोगों का जितना एक्सपीरियंस होता है उससे हम सीखते हैं, है ना, तो वो भी लर्निंग है, बिल्कुल ठीक बोला। और फिर लर्निंग का मीनिंग क्या है? लर्निंग इम्प्लाइज दैट द चेंज मस्ट बी रिलेटिवली परमानेंट। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लर्निंग मीन्स चेंज इन बिहेवियर में चेंजेस लाना, वो लर्निंग है, ठीक है। तो लर्निंग जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जिसको बोलते हैं, तो वो मॉडिफिकेशन जो मॉडिफाई एक बार हम लोगों ने अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लिया तो फिर वो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है। फिर से हम, ऐसा नहीं है कि कोई हम लोगों का मतलब ऐसा बिहेवियर था जो प्रॉपर नहीं था, तो हमें पता चल गया कि हाँ ये बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, तो हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हम लोगों ने मॉडिफाई कर लिया अपने बिहेवियर को, तो फिर से पुराने बिहेवियर हम रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब जो चेंज आते हैं लर्निंग के ज़रिए वो परमानेंट चेंज होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका हो जाएगा A, B एंड D वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। C वाला क्यों नहीं? C में दिया है कि लर्निंग ऑल्सो इम्प्लाइज चेंजेस ड्यू टू ग्रोथ एंड मैच्योरेशन, ठीक है। ग्रोथ के वजह से या जब हम लोगों का मैच्योरिटी मिलते हैं ना, जितना हम मैच्योर हो जाते हैं तो उसके वजह से लर्निंग होती है, ठीक है। लेकिन उसके वजह से लर्निंग होगा
ये कोई श्योरिटी नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, हम लोग का एज जितना बढ़ेगा उतना हम लोग कुछ कुछ मतलब सीखते जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सबके लिए ये करेक्ट नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मैच्योरिटी के ऊपर लर्निंग डिपेंड नहीं करेंगे, तो इसीलिए सी वाला स्टेटमेंट नहीं होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट होगा। जांग हैज़ क्लासिफाइड ह्यूमन बीइंग्स अकॉर्डिंग टू देयर, जांग ने जो क्लासिफिकेशन दिया था पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो आप लोगों को पता है कौन कौन सा दिया था, बताओ। जांग ने 3 क्लासिफिकेशन दिया था, नाम किसी को याद है? यस, फर्स्ट है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, देन एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ठीक है। ये तीनों इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे दिया था? तो ये क्लासिफिकेशन उन्होंने सोशल बिहेवियर के बेसिस पे दिया था, ठीक है। सोशल बिहेवियर मतलब मानो कि जो लोग मतलब फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा अपने अंदर के जो टैलेंट है उनको दिखा पाते हैं, ठीक है, अच्छे से सबके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, तो उस टाइप के लोगों का नाम लोगों को एक कैटेगरी में रखा जिनको बोला गया एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। और फिर जिनके अंदर वो सब कुछ नहीं है तो उनको बोला गया इंट्रोवर्ट, जो लोग अपने टैलेंट को दिखा नहीं सकते, टैलेंट है उनके अंदर लेकिन दिखा नहीं सकते हैं, बहुत शाई किस्म के हैं, तो उस टाइप के लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट में आते हैं। और जो लोग इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, जिनके अंदर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों कैरेक्टरिस्टिक है कम्बिनेशन उनका, तो वो है एम्बीवर्ट, ठीक है। तो ये होगा आपका सोशल बिहेवियर के बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज मेड, अच्छा ओके, तो आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये सब कुछ आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा भी है ऑलरेडी। तो अभी आपको पूछा है कि कौन सा आर्टिकल है जो क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल है, ठीक है, जहाँ पे एड वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, उस टाइप के स्कूल में कास्ट के बेसिस पे या क्रीड, रिलीजियन या कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है? तो ये कौन सा होगा? यस, ये है आर्टिकल नंबर 29, ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आर्टिकल 6 क्या कहते हैं, आर्टिकल 30 क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 क्या कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार, तो आप लोग अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। चलो फिर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड लोगों के साथ। जो डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑलरेडी हम लोगों ने 2022 के 80 क्वेश्चंस कवर कर लिया है और 20 क्वेश्चन बाकी है, जल्दी हम लोग वो 20 क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।